नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम पढ़ेंगे एक महान क्रांतिकारी के बारे में जिसका कथन था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। हम बात कर रहे हैं भाई इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। किसके बारे में? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भाई, ठीक है ना। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जिनका कथन था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा भाई, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब होता है? इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को होता है भाई। और 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बावरा गांव में इनका जन्म होता है। और जो ये बावरा गांव है आज किस नाम से जाना जाता है भाई? आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे भाई, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सीताराम था, यानी कि सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था। सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम जगरानी था भाई। जगरानी इनकी क्या था? माता का नाम था भाई। और चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जाना जाता था भाई? पंडित जी के नाम से जाना जाता था, यानी कि पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। कई बार पूछा जाता पंडित जी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? और चंद्रशेखर आज़ाद थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई इनका प्रारंभिक जीवन इनके गांव बावरा में बीतता भाई, ठीक है ना। और इनकी प्रारंभ शिक्षा वहीं पे हुई, ठीक है ना। और कहते हैं जब ये 14 वर्ष के थे, यानी कि 14 वर्ष के थे, तो ये कहाँ पे आ गए? कानपुर आ गए थे भाई। कहाँ पे आ गए? कानपुर आ गए। और कानपुर आने के बाद इन्होंने संस्कृत स्कूल में अपना दाखिला लिया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जिस समय कानपुर आए उस समय महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन, यानी कि 1920 में जो असहयोग यानी कि असहयोग आंदोलन चला हुआ था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, उसके बाद पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था। और इसी आक्रोश के बाद जैसे ही महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आया, तो असहयोग आंदोलन में हर किसी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कहते हैं और इसी आंदोलन में, यानी कि 1920 में जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, इसी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कहते हैं उन्हें आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको एक बार गिरफ्तार कर लिया जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को पहली बार 1920 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जज के समक्ष पेश किया जाता है। और जब उसको जज के समक्ष पेश किया जाता है तब चंद्रशेखर आज़ाद से उसका नाम पूछा जाता है, तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? अपना नाम आज़ाद बताया था भाई, ठीक है ना। और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था भाई। स्वतंत्रता अपने पिता का नाम बताया था। और अपने घर का नाम उसने जेल बताया था। और कहते हैं इसी दिन के बाद चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया था भाई। और कहते हैं जज ने, यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ी की सजा दी थी भाई। 15 कोड़ी की सजा दी थी, यानी कि। और जब कहते हैं वे चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़े मारे गए, तो हर कोड़े के बाद उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया भाई। क्या कहने का मतलब क्या है? जब उसको कोड़ा मारा गया, जब जैसे कोड़ा मारा वो वंदे मातरम बोले, फिर दूसरा कोड़ा, फिर उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया भाई। और कहते हैं ये खबर चारों तरफ फैल गई थी भाई, ठीक है ना। यानी कि चारों तरफ एक ये खबर फैल गई थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जब महात्मा गांधी ने भाई 1922 में, यानी कि 5 फरवरी 1922 में, यानी कि चोरी चौरा घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए और उनका कांग्रेस से मन भंग हो गया भाई, ठीक है ना। और उसके बाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद किसके संपर्क में आए? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए भाई। किसके संपर्क में आए भाई? राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए, ठीक है ना।
राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया भाई। और जब सत्येंद्र सन्याल ने यानी कि सत्येंद्र सन्याल, ठीक है ना, सन्याल ने जो हिंदुस्तान यानी कि रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी कि वो इस पार्टी से आके जुड़ गए भाई, ठीक है ना। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी से जुड़े, सत्येंद्र सन्याल की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से आके जुड़ गए भाई। और कहते हैं इसी से जुड़ने के बाद यानी कि 9 अगस्त 1925 को, यानी कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया भाई, यानी कि काकोरी, ठीक है, काकोरी कांड को अंजाम देने में चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ही अहम भूमिका थी भाई। और चंद्रशेखर आज़ाद और उसके साथियों ने काकोरी कांड क्यों किया, इसके पीछे एक वजह थी, जैसे कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्होंने धन की आवश्यकता थी और धन प्राप्ति के लिए ही उन्होंने जो सरकारी खजाने को लूटना सबसे उचित समझा। और इसी यानी कि प्लान के दौरान उन्होंने यानी कि काकोरी के पास यानी कि जो सहारनपुर से चलकर 8 डाउन ट्रेन आ रही थी जो लखनऊ जा रही थी, तो उसको काकोरी नामक स्थान पर रोक लिया और रोकने के बाद जो रेलवे विभाग का सरकारी खजाना को लूट लिया। और कहते हैं भाई सरकारी खजाने के लूटने के कारण यानी कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी धरपकड़ अंग्रेजी सरकार ने जारी कर दी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई इस कांड में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने इसका विद्रोह किया था, वो थे अशफाक उल्ला खां। और अशफाक उल्ला खां का मानना था कि यदि हम ऐसा करते हैं तो अंग्रेजी सरकार हमारे बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी और जो अपना संगठन है उसको ख़त्म कर देगी। लेकिन बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही, ठीक है ना। और कहते हैं भाई काकोरी कांड के बाद यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और भाई रोशन सिंह यानी कि ठाकुर रोशन सिंह भाई, ठीक है ना। इनको क्या कर लिया गया, अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको फांसी की सजा दे दी गई। और कहते हैं भाई जो सत्येंद्र सन्याल है यानी कि सत्येंद्र सन्याल को इनको उम्र कैद की सजा दे दी गई भाई, ठीक है। सत्येंद्र सन्याल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई भाई। और कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि काकोरी कांड के बाद फरार हो गए भाई। और कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि अपना बेस बदलने में काफ़ी माहिर थे। और कहते हैं भाई अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद की पकड़ने के लिए यानी कि उसकी पहचान करने के लिए कम से कम 700 कर्मचारी नौकरी पर रखे थे भाई, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों ने स्पेशली 700 व्यक्तियों को इसलिए नौकरी पर रखा था ताकि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने में उनकी सहायता करे और उसकी पहचान कर सके। तो आप सोच ही सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कितने महान व्यक्ति थे और कितने बड़े कलाकार थे और कितने सूझबूझ भरे व्यक्ति थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि काकोरी के कांड के बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था वो संगठन कमज़ोर पड़ गया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं अंग्रेज़ों की उस पर पूरी यानी कि नज़र थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ठीक है ना, आज़ाद और भगत सिंह इन्होंने मिलकर भाई, ठीक है ना, 1927 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक गुप्त मीटिंग की। और गुप्त मीटिंग करने के बाद इन्होंने एक नए संगठन का निर्माण किया जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई, हिंदुस्तान यानी कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से
जाना जाता है। और कहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने नौजवान सभा यानी कि नौजवान सभा का भी गठन किया था भाई। और कहते हैं चंद्रशेखर आजाद ने एक और संगठन की स्थापना की थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? कृत किसान सभा यानी किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि 1928 में यानी कि फरवरी 1928 यानी कि 5 फरवरी 1928 को यानी कि 5 फरवरी 1928 को भारत में एक कमीशन आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। साइमन कमीशन कमीशन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए अक्टूबर 1928 में इसका विद्रोह कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है भाई, लाहौर में इसका विद्रोह होता है भाई। और कहते हैं जब यानी कि आंदोलनकारियों ने लाहौर में यानी कि अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विद्रोह किया तो अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों पे लाठी चार्ज कर दिया। और कहते हैं भाई अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए लाठी चार्ज के कारण यानी कि लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए भाई। और कहते हुए कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है भाई। और कहते हैं भाई लाला लाजपत राय के मृत्यु के बाद उनका बदला लेने के लिए जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने यानी कि उस समय के तत्कालीन एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एपी सैंडर्स को मारने की क्या बनाए? प्लान बनाया भाई, ठीक है ना। एपी सैंडर्स को मारने की का प्लान बनाया क्योंकि उस समय तत्कालीन यानी कि एएसपी कौन था? एपी सैंडर्स थे भाई। और भाई एक तय प्लान के अनुसार यानी कि 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर 1928 को यानी कि साय के 4 बजे यानी कि साय के 4 बजे, ठीक है ना, साय के 4 बजे भगत सिंह ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद ठीक है ना, आजाद, राजगुरु और गोपाल सिंह ने मतलब किसका घेराव किया? यानी कि एसपी ऑफिस का यानी कि पुलिस उपायुक्त ऑफिस का घेराव किया। और कहते हैं जैसे ही शाम को 4 बजे सैंडर्स बाइक से ऑफिस से बाहर निकला तो यानी कि चंद्रशेखर आजाद के इशारे के बाद यानी कि जो राजगुरु ने उठा और उठने के बाद यानी कि राजगुरु ने यानी कि जो सैंडर्स के माथे पे एक गोली मार दी। और कहते हैं भाई यानी कि राजगुरु की गोली लगने के बाद ही यानी कि जो एपी सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगत सिंह आए और उन्होंने कहते हैं कम से कम 2 गोलियां और सैंडर्स को मार दी ताकि सैंडर्स किसी भी तरह से बच ना पाए। और कहते हैं जैसे ही सैंडर्स को गोली लगी तो सैंडर्स के अंगरक्षक राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। और कहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने उनको रुकने के लिए चेताया, लेकिन जब जो अंगरक्षक नहीं रुके तो चंद्रशेखर आजाद ने उनको भी गोली मार दी। और इस कांड को किस नाम से जाना जाता है? लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है भाई। और कहते हैं भाई इसके बाद फिर क्रांतिकारी यानी कि फरार हो गए। और कहने का मतलब क्या है? फिर उन्होंने 8 अप्रैल यानी कि 8 अप्रैल 1929 यानी कि 8 अप्रैल 1929 को यानी कि चंद्रशेखर आजाद यानी कि चंद्रशेखर ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यानी कि भगत सिंह और उसके साथी बुटकेश्वर दत्त यानी कि बुटकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल असेंबली है यानी कि जो सेंट्रल असेंबली जो वर्तमान में संसद कहते हैं उसमें क्या किया था? यानी कि बम फेंका हुआ। जो सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका? बम
फेंका भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि इस केस में उन्होंने किसी की भी, इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं था, यानी कि बम फेंकने का उद्देश्य इनका किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं था, और इसलिए इन्होंने जो बम था वो खाली बेंचों पे फेंका। इनका मानना था कि वे जो अंग्रेजी सरकार है वो बैरी हो चुकी है, और उन बहरे कानों को यानी कि सुनाने के लिए आवाज़ की यानी कि धमाके की जरूरत है। यानी कि इन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए, जो अंग्रेजी सरकार के कान बहरे हो चुके थे, उन कानों तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए असेंबली में बम फेंका। और कहते हैं यानी कि बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और जो भगत सिंह यानी कि कहीं नहीं भागे और वहीं खड़े होके पर्चे फेंकने लगे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। और कहते हैं जब बम फेंका, बम फटने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भागे नहीं और उन्होंने यानी कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। लेकिन कहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद इससे काफ़ी नाराज हुए थे, क्योंकि भगत सिंह और यानी कि जो बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद जो संगठन का सारा भाग यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों पे आ गया। और कहने का मतलब यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी दे वही, ठीक है ना। और कहते हैं जैसे ही उनको पकड़ लिया गया, तो पकड़ने के बाद भगत सिंह और उसके साथियों पे यानी कि लाहौर षड्यंत्र और बम फेंकने के केस के दौरान यानी कि उन पर एक मुकदमा चला गया लाहौर हाई कोर्ट में। और कहते हैं भाई लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे के दौरान यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यानी कि 23 मार्च 1931 को यानी कि फांसी की सज़ा दे दी गई। और कहते हैं भाई जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया भाई। और कहते हैं भाई सबसे पहले इन्होंने किसको आग्रह किया, मतलब गांधी को मनाने की कोशिश की चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है ना। और इनकी एक भाभी होती थी, ठीक है ना, भाभी होती थी। उन्होंने क्या किया भाई, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी भाभी को किसके पास भेजा, महात्मा गांधी के पास भेजा, और उन्होंने महात्मा गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की। और कहते हैं भाई उनकी भाभी ने यानी कि महात्मा गांधी को कहा कि भाई आप वायसराय से जाके मिले, और वायसराय से मिलने के बाद यानी कि जो इन नौजवानों की फांसी को टालकर इनकी कम से कम उम्र कैद की सज़ा करवा दी जाए। और लेकिन कहते हैं महात्मा गांधी ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। और कहते हैं इस असफलता के बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी आहत हुए, और लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश नहीं हारी। और आखिरकार यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल ठीक है नेहरू से मिलना तय किया। और कहते हैं भाई 27 फरवरी 1931 को यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे नेहरू जी से कहाँ पे मिले, इलाहाबाद के आनंद भवन में मिले भाई, ठीक है ना। और आनंद भवन में मिलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नेहरू से आग्रह किया कि आप महात्मा गांधी से जाके मिले, और मिलने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने की कोशिश करें। और वो एक बार महात्मा गांधी जी एक बार जाके वायसराय लॉर्ड इरविन से मिले, क्योंकि जिस टाइम में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन थे? लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। यानी कि इरविन भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप महात्मा गांधी से जाके मिले और उनको बोलो कि वो लॉर्ड इरविन से मिले। और लॉर्ड इरविन से मिलने के बाद यानी कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवा दे और उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करवा दे। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ और सिर्फ उनको ये आश्वासन ही दिया।
बात करने का। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। और कहते हैं जब वो जवाहरलाल नेहरू से मिलकर बाहर आए तो बाहर आने के बाद वो अल्फ्रेड पार्क में यानी कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्त सुखदेव राज से यानी कि सुखदेव राज से बात कर ही रहे थे। उसी समय सीआईडी के एसएसपी यानी कि जो सीआईडी के एसएसपी कोट बाबर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और कहते हैं जैसे ही एसएसपी यानी कि कोट बाबर वहां पे पहुंचते हैं तो कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेजी सेना के बीच में एक मुठभेड़ होती है। और कहते हैं भाई इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम 3 अंग्रेजी सैनिकों को यानी कि मार देते हैं और साथ ही साथ में बहुत ही अन्य अंग्रेजी सैनिक घायल हो जाते हैं। और कहते हैं इस मुठभेड़ में जब चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक में एक गोली बचती है तो वो सोचते हैं भाई अंग्रेजी सरकार की गोली से मरने से अच्छा मैं अपनी ही गोली से मर जाऊं। और कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने यानी कि अपनी बंदूक को अपनी कनपट्टी पे रखा और अपने आप को गोली मार लिया। और कहते हैं जब ही यानी कि उन्होंने अपनी गोली से अपने आप को शूट किया, शूट करने के बाद वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। और कहते हैं जिस टाइम में वो यानी कि मृत होकर जब बैठे वृक्ष के नीचे तो उनकी आंखें खुली हुई थी और किसी भी अंग्रेज अधिकारी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको जाके गिरफ्तार कर ले। और लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस दुनिया से जा चुके थे भाई। और कहते हैं भाई अंग्रेज सैनिकों ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंतिम संस्कार कर दिया। और लेकिन कहते हैं शाम होते होते तक ये जानकारी चारों तरफ फैल गई, इनके इलाहाबाद शहर में चारों तरफ फैल गई व चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो चुकी है अल्फ्रेड पार्क में। और कहते हैं भाई शाम को यानी कि अल्फ्रेड पार्क में यानी कि लोगों का यानी कि भीड़ एकत्रित होना शुरू होगी। और जिस वृक्ष के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी यानी कि जिस वृक्ष के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी, लोगों ने उस वृक्ष को चारों तरफ से डंडियों के साथ बांध दिया। और कहते हैं लोग उस वृक्ष के नीचे से मिट्टियां उठा उठा के ले जाना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने मिट्टियों को बोतल में भर भर के अपने साथ ले जाने शुरू कर दिया। और कहते हैं सब ने अपने मिट्टियां ले जाके अपने घरों पे रखी, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि चारों तरफ इलाहाबाद में आक्रोश फैल गया और जितनी भी सरकारी इमारतें थी उन पे हमला होना शुरू हो गया। और कहते हैं उसके बाद जो नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और कहते हैं भाई और एक कांग्रेसी नेता यानी कि जो कांग्रेसी नेता थे पुरुषोत्तम दास टंडन ये कहाँ पे गए यानी कि वो उस स्थान पे गए जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंग्रेज़ों ने अंतिम संस्कार किया था। और कहते हैं वहाँ से इन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो अस्थियां को इकट्ठा किया और कहते हैं पूरे देश में फैला दिया, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जिस प्रकार रास बिहारी बोस का पश्चिम बंगाल में यानी कि चारों तरफ नाम हुआ, उसी प्रकार कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का पूरे के पूरे देश में नाम हो गया भाई, ठीक है ना। वो आज भी इस देश में अमर हो गए। और उनका आखिरी कथन यही था कि ना ही तो मुझे अंग्रेज पकड़ सकते हैं और ना ही मुझे अंग्रेज फांसी दे सकते हैं। उनका कथन ये हमेशा हमेशा के लिए सर्वप्रिय हो गया। उनका यही कथन था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। ये था दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।